हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रगति नेगी और आप देख रहे हैं एग्जाम वर्ड। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं और ये हमारा पहला लेक्चर है 75 हार्ड डे चैलेंज का। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर हिस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिगार्ड टू हरप्पन पीपल? इनमें से कौन सा ऑप्शन हरप्पन लोगों के लिए फॉल्स है, गलत है? पहला, द स्टैचूज ऑफ मदर गॉडेस वर क्रूडली फैशन। मदर गॉडेस के जितने स्टैचूज थे वो क्रूडली फैशन यानी कि क्रूडली रफ तरीके से बनाए गए हैं। टाइनी सेकेंड ऑप्शन, टाइनी मंकीज एंड स्क्विरल्स वर यूज्ड एज पिन हेड बेड्स। छोटे जो मंकीज और स्क्विरल्स थे उन्हें पिन हेड बेड्स की तरह यूज किया जाता था हरप्पन कल्चर के, हरप्पन लोगों के और हरप्पन कल्चर के रिगार्ड में। आपका थर्ड ऑप्शन है द स्टैचूज ऑफ विमेन वर फुल्ली क्लोथ विद इलैबोरेट हेड्रेसेस। ओके, सो स्टैचूज जो होते थे हरप्पन औरतों के वो फुल्ली क्लोथ होते थे और इलैबोरेट हेड्रेसेस होते थे। ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है फॉर चिल्ड्रन दे मेड मंकी स्लाइडिंग डाउन अ स्ट्रिंग विस्लिंग विसल्स एंड गॉड्स वर मेड लाइक बर्ड्स एटसेट्रा। बच्चों के लिए वो मंकी बनाए, खिलौने होते हैं ना, खिलौने बच्चों के लिए, तो हरप्पन समय में भी बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। और वो कैसे बनाए जाते थे? जिसमें बंदर जो है वो स्लाइड डाउन कर रहा है और ये बाकी सारी, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका ये है। तो सेम ही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी गई है, हिंदी में सेम ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन है आपका, ऑप्शंस हैं सारे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो हरप्पन लोगों के रिगार्ड में गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ओके गाइज, सो एनी गेसेस? So the third option, which states that statues of women were fully clothed with elaborate headdresses, जहाँ तक हम देखते हैं हरप्पन समय में जो स्टैचूज हैं औरतों के वो नेकेड होते हैं, ठीक है। तो जो स्टैचूज हैं यहाँ पे औरतों के वो फुल्ली क्लोथ नहीं होते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज evidence of horse comes from which of the following Harappan sites? Horses की evidence हमें किस हरप्पन साइट से मिलते हैं? Your first option is हरप्पा, लोथल, कालीबंगन, and second option is लोथाल and सरकोदाता, and third option is मोहनजोदारो, लोथाल and बनावली, and fourth option is बनावली, रोपर and सरकोदा। ओके, सो सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी रिपीट किया गया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड माय लेक्चर्स विल बी बाइलिंगुअल। मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इनका सही आंसर क्या होगा गाइज? घोड़ों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हरप्पन स्थल से। कौन से हरप्पन स्थल से मिले हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी, लोथल और सरगुदाता से मिले हैं हमें, ठीक है। ओके गाइज, so this was our second question. Okay, third question is which cult did the Harappan practice? हरप्पन लोग कौन सा कल्ट प्रैक्टिस किया करते थे अपने जमाने में? So our first option is fire, and second option is female deity, third option is fertility, and fourth option is fetishism. आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली 2 एंड थर्ड। 2 यानी कि फीमेल डेटी और फर्टिलिटी। ऑप्शन सेकंड है आपका ऑप्शन ओनली 1 एंड 2 यानी कि फायर एंड फीमेल डेटी। थर्ड ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 फायर, फीमेल डेटी एंड फर्टिलिटी, एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। सो हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। तो हड़प्पा वासी किस पंथ का पालन करते थे? पहला आग, दूसरा स्त्री देवता, तीसरा प्रजनन क्षमता और चौथा ब्रुतप्रस्थि। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, हमें इन ऑप्शंस में से देखना है, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या फिर ऑप्शन फोर्थ। सो करेक्ट कौन सा होगा? डी, yes, all of the above. Okay guys, so this was our for third question.
ये सारे आप नोटिस कर रहे होंगे, सारे एंशियंट हिस्ट्री से शुरू हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे किए गए, पहले आपके पास एंशियंट आएगा, बीच में मेडिवल आएगा, फिर मॉडर्न आएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, मैरिज बाय परचेज वॉज कॉल्ड। शादी खरीद द्वारा विवाह को कहा जाता था। ये आप बताइए कौन से टॉपिक का होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, सो पहला ऑप्शन है आपका पिशाच, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका राक्षस, तीसरा ऑप्शन है असुर और चौथा ऑप्शन है गंधर्व। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, हिंदी में हमने यहाँ पे ट्रांसलेट भी करा है आपके लिए, दिख भी रहा होगा। आपका करेक्ट आंसर है असुर। सो खरीद द्वारा विवाह को कहा जाता था असुर। सो दिस वॉज योर फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। Now let's move to the fifth question. Fifth question is, which of the following regions were called आर्यवर्त? इनमें से कौन से ऑप्शन, ये ऑप्शंस में से कौन से रीजन को हम आर्यवर्त बोलते हैं या बोला जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम यमुना अप टू वेस्ट बंगाल। यमुना अप टू वेस्ट बंगाल, आपको जब मेरे लेक्चर्स होंगे तो मैं आपको एक मैप भी साथ में प्रोवाइड करूंगी, पूरे जियोग्राफिकल एनालिसिस आपको दिया जाएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि अगर हम स्टोन एजेस की बात कर रहे हैं तो पेलियोलिथिक कहाँ तक फैला था, मेसोलिथिक कहाँ तक फैला था, नियोलिथिक कहाँ तक फैला था, तो सारे डिस्क्रिप्शन आपको लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम यमुना अप टू वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन इज पंजाब एंड दिल्ली रीजन, थर्ड ऑप्शन इज द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड आपका लास्ट ऑप्शन है द रीजन बियॉन्ड विंध्या माउंटेन। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी, निम्न में से कौन सा क्षेत्र आर्यवर्त कहा जाता है? सेम ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, कौन सा कहा जाता है? बी, पंजाब एंड दिल्ली रीजन, इसको हम बोलेंगे ये हमारा आर्यवर्त है। अब ये भी सेम टॉपिक है जो हमारा पहला वाला था, वैदिक। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटीज, तो इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट डज द स्तूपा सिंबलाइज? ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक कैसे बढ़ रहे हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो स्ट्रक्चर ऐसे करा है कि आपकी दिमाग में मेमोरी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े और आप टाइमलाइन समझ पाएं कि हिस्ट्री में टाइमलाइन कैसे जा रही है धीरे धीरे करके। पहले हमने हड़प्पन्स की बात करी, फिर वैदिक सोसाइटी की बात करी है, अभी हम स्तूपास की बात कर रहे हैं। तो किस टॉपिक का होगा ये? जैनिज्म बुद्धिज्म का बात आ रही है धीरे धीरे करके। हालांकि जो स्तूप्स हैं या फिर जितना भी स्तूपास हैं, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से भी पीछे जाता है, बट हम मेनली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। सो आवर क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्तूपा सिंबलाइज? Evanescence, first option is evanescence of this world, second option is piety of the Buddha, third option is sanctity of the Buddha, and the last option is bhakti. Same question आपका हिंदी में भी आ रहा है कि स्तूप किसके प्रतीक है? पहला ऑप्शन विश्व के सौंदर्य के, दूसरा ऑप्शन बुद्ध के धर्मपरायण के, तीसरा ऑप्शन है आपका बुद्ध की पवित्रता के, और लास्ट ऑप्शन है भक्ति का। तो हमारा स्तूप क्या सिंबलाइज करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एवेनेसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, विश्व के सौंदर्य के। ओके, सो दिस वाज 6th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द रुमिनिदाई पिलर हैव बीन इरेक्टेड? इनमें से कौन सी जगहों पे या फिर किस सिग्निफिकेंस, उस जगह का सिग्निफिकेंस क्या है जैनिज्म या बुद्धिज्म को लेके, जहाँ पे रुमिनदाई पिलर इरेक्ट किया गया है? इरेक्ट करना यानी कि खड़ा करा जाना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा, जहाँ पे बुद्धा का जन्म स्थल। दूसरा ऑप्शन है आपका द प्लेस वेयर ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन उन्होंने दिया था। आपका तीसरा ऑप्शन है द प्लेस वेयर द बुद्धा डाइड, जहाँ बुद्धा की मृत्यु हुई। फिर लास्ट ऑप्शन है वो जगह वेयर ही अटेन्ड इनलाइटनमेंट, जहाँ उन्हें इनलाइटनमेंट मिला। सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और ऑप्शंस भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया
जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपको ये नोट कर लेना चाहिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके CUT PG हिस्ट्री के लिए, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। कमेंट सेक्शन में बताइए द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा क्या है, उस जगह का नाम क्या है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक 7 क्वेश्चन हुए हैं, कुछ तो पता चल रहा होगा एंशिएंट इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, The third Buddhist council was held at Patliputra during the reign of Ashoka 236 years after the death of Buddha to revise the scriptures. Okay, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। Which of the following Pitaka was added to the existing two in this council? Very important question, very important question. ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया को लेके, बट उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, आप बताएंगे कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं और कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल किस राजा के शासन में हुआ था, और उस कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, क्या इस्टेब्लिश हुआ था, और क्या डिसीजंस लिए गए थे बुद्धिज्म इन जनरल धर्म के लिए। तो ये सारा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेके। सो पहला आपका ऑप्शन है सुता पितिकास, दूसरा है अभिधम्मा पितिकास, तीसरा है विनय पितिकास, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अभिधम्मा पितिका। ओके, गॉचा? So this was your 8th question. Let's move to the next one. This question is also important and it's also associated with Buddhism. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो अभी भी बोल रही हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म पे ध्यान दीजिएगा। जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, हड़प्पन पे ध्यान दीजिए, बुद्धिज्म पे ध्यान दीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, इन पे आगे जाके लेक्चर्स में हम इनके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लुमासा ऋषि केव? लुमासा ऋषि केव क्या, कहाँ पर है? ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस इन सारी चीज़ों का। ठीक है, लुमासा ऋषि केव्स, ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक्स हैं, बट ये आपके हिस्ट्री के एग्जाम से रिलेटेड भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनका सिग्निफिकेंस। हम बात करेंगे इसके बारे में। सो पहला ऑप्शन है आपका, कहाँ है लुमासा ऋषि केव? पहला ऑप्शन है बराबरी एरिया में, दूसरा ऑप्शन है इलोरा में, तीसरा ऑप्शन है आपका भज्य में, और लास्ट ऑप्शन है अमरावती में। तो एक आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर आपको याद करना है कि कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा पिलर कहाँ इरेक्ट किया गया है, कहाँ पे क्या बना है, आपको बस अपने दिमाग में एक मैप को विजुअलाइज करना है। ठीक है गाइस, आप एक मैप विजुअलाइज करेंगे, बैठेंगे, या फिर एक मैप लेके ही बैठें या विजुअलाइज करें। जिनकी फोटोजेनिक पावर अच्छी होती है तो वो मैप लेके बैठ सकते हैं, जिनकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है तो वो अपने दिमाग में मैप विजुअलाइज करेंगे। फिर आप देखेंगे कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे क्या बना है, कौन से अगर हम देख रहे हैं मगधन एम्पायर, तो कहाँ उसका एक्सटेंड कितना था, कहाँ से कहाँ तक था। तो आप एक मैप को विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बराबरी एरिया। बराबरी एरिया में हमारा ये लोमाश ऋषि केव है। ठीक है गाइज, इतना समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कमोडिटीज was not वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्वेश्चन पे ना जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि नॉट लगा है या क्या लगा है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, फिर ऑप्शंस देखने हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कमोडिटीज was not exported to Rome? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका पेपर, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड एप्स, तीसरा ऑप्शन है आइवरी। आइवरी क्या होता है? जो हाथी के दांत होते हैं उससे बनाई जाती है चीजें, वो आइवरी होती है। फिर
लास्ट ऑप्शन है आपका वाइन। तो इनमें से कौन सी इंडियन कमोडिटी रोम में एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका सही वही सेम ट्रांसलेशन आपका हिंदी में भी, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लास्ट ऑप्शन जो है वाइन, वाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंडियन कमोडिटी रोम में एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी। पहले अब एक कमेंट सेक्शन में आप एक बात बताइए, वाइन जो है वो इंडियन कमोडिटी है भी या नहीं, क्वेश्चन मार्क। जितना हो सकता है क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। जितना इंटरैक्टिव क्लास हो सकती है उतनी इंटरैक्टिव बनाएंगे हम, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो द फर्स्ट सुल्तान टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड फॉर डिटरमाइनिंग लैंड रेवेन्यू वॉज, पहला सुल्तान जिसने प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड को लैंड रेवेन्यू के को डिटरमाइन करने के लिए को नापने के लिए यूज करा, वो कौन था, पहला सुल्तान। अब आपको समझ में आ रहा है कि टाइमलाइन कैसा चल रहा है यहाँ पे हिस्ट्री का, धीरे 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 करके एंशिएंट पढ़ा, धीरे 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 करके अब मेडिवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चलेगा आपकी क्लासेस। तो पहला ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह तो याद ही होगा सबको खली वली, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी आपका, फिर आपका दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है बलबन, लास्ट है आपका इल्तुतमिश ऑप्शन। अगर आपको दिख नहीं रहा ऑप्शन तो देख लीजिए, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा बलबन, चौथा लास्ट ऑप्शन आपका इल्तुतमिश। तो करेक्ट आंसर आपका है ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही वो राजा था जिसने राजस्व निर्धारित करने के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था हमारा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खली बली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following classes had to pay the maximum amount of jizya? Very important topic. Once again, jizya important question है। कब इम्पोज किया गया था, कब उसको अबॉलिश कर दिया गया था, कब री इम्पोज कर दिया गया था, किसने करा था, क्यों करा था, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैड टू पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जजिया, जजिया जो टैक्स था वो मुगलों के टाइम आया था, मुगल राजाओं ने लगाया था। तो इनमें से कौन सी क्लासेस थी जिनको मैक्सिमम ये टैक्स देना पड़ता था? पहला ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स एंड हिंदू राइटर्स। सेकेंड ऑप्शन है विमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स, औरतें, बच्चे और स्लेव्स, दास। और थर्ड ऑप्शन है मनी चेंजर्स, क्लोथ डीलर्स, लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड फिजिशियंस। लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, टेलर्स, ड्रायर्स, आर्टिजन्स एंड शू मेकर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है बच्चों के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, मनी चेंजर्स, क्लोथ डीलर्स, लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड फिजिशियंस हैड टू पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जजिया। उस जमाने में जब ये जजिया लगता था, सबसे ज्यादा अमाउंट जजिया का इस वर्ग के लोगों को देना पड़ता था। कौन? मनी चेंजर्स, क्लॉथ डीलर्स, लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स एंड फिजिशियंस। ठीक है, आप में से तो वैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें JNU, DU, BHU, JMI इन सारी जगहों में जाना होगा। कुछ लोग होंगे हैदराबाद वाले भी होंगे। तो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन MCQs और PYQs लगाओ। अगेन एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस टॉपिक कि आपको PYQs, MCQs लगाने होंगे, तभी आपका कुछ होगा इसमें। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बट आपको PYQs और MCQs लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द आर्मी ऑफ द सल्तनत वॉज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आर्मी का सल्तनत के टाइम में क्या था? पहला आपका दिख रहा है आपको ऑप्शंस ना? ठीक है, पहला आपका आर्टिलरी हो गया, ऑप्शन बी आपका एलिफेंट्स हो गया, सी आपका कैवलरी, डी इन्फेंट्री। करेक्ट ऑप्शन है हमारा अब इसको हिंदी में भी एक बार कर लेते हैं हम।
सुल्तान की सेना की सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शाखा थी? तोपखाना, आर्टिलरी, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। दूसरा हाथी, हाथी जो है वो हमेशा से जितने भी अगर आप देखेंगे जितने भी शासन आए हैं, जितने भी एम्पायर्स बने हैं, उनमें जो मेन फोर्सेस कभी जो होती हैं, जो एलिफेंट पावर होती है, जो उसकी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एलिफेंट एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन है आपका हाथी, तीसरा ऑप्शन है घुड़सवार सेना, लास्ट ऑप्शन है पैदल सेना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तोप खाना, आर्टिलरी। आर्टिलरी इज योर करेक्ट ऑप्शन, तोप खाना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन, कौन से पार्ट, कौन से जॉनर का है, हिस्ट्री के कौन से जॉनर का है, ठीक है, देख लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश हैड टू फेस कंटिन्यूस ट्रबल्स एंड इवन द रैथ ऑफ द मुगल्स ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ, ठीक है। जो इंग्लिश लोग हैं उन्हें कंटिन्यूस ट्रबल्स और रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा किसी का, ठीक है, प्रकोप जिसे बोलते हैं। इंग्लिश को क्या फेस करना पड़ा था मुगल्स का, किन की एक्टिविटीज की वजह से, किन लोगों की एक्टिविटीज की वजह से? तो पहला ऑप्शन है द पोर्तुगीज पायरेट्स, पुर्तगाली समुद्री डाकू, पहला पुर्तगाली समुद्री डाकू, द पोर्तुगीज पायरेट्स। फिर आपका दूसरा है इंटरलूपर्स, इंटरलूपर्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो लोग ग्रेजुएशन में अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्होंने इंटरलूपर्स के बारे में जब भी पढ़ा होगा। इंटरलूपर्स कौन थे? हस्तक्षेप करने वाले। अब इसके बारे में हम डिटेल में, बिल्कुल ही डिटेल में जा करके इन डेप्थ नॉलेज हमारी लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन है कंपनीज सर्वेंट इन बंगाल, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे बंगाल में वो लोग, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ द मुगल ऑफिशियल्स, ठीक है, मुगल ऑफिशियल्स के अनरीजनेबल डिमांड, इंग्लिश लोगों के लिए वो अनरीजनेबल डिमांड्स होगी मे बी, ठीक है। सो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, बी इंटरलूपर्स। अब इंटरलूपर्स की जो हिस्ट्री है, पूरा इनका जो लेखा जोखा है वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको हंसी भी आएगी पढ़ के, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज where did the English set up their first factory or trading station in India? ये तो सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कहाँ था, कैसे था। तो पहला ऑप्शन है आपका बॉम्बे, मद्रास, हुगली या सूरत। तो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापारिक स्टेशन कहाँ स्थापित किया था? सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज जान लीजिए अभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरत, सूरत में किया था। ऑप्शन है who of the following were not among those who came to form the nucleus of the new middle class that emerged in India in the 19th century? 19th century में निम्नलिखित में से कौन उन लोग में से नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं थे जो 19वीं शताब्दी में भारत में उभरे नए मध्यम वर्ग के केंद्र बने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, रेंट रिसीविंग जमींदार्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका मनी लेंडर्स। अब तीसरा ऑप्शन है बिजनेसमैन। लास्ट ऑप्शन फॉरेन एजुकेटेड अर्बनाइट्स, ठीक है। फॉरेन एजुकेटेड अर्बनाइट्स कब आए होंगे? और अब अभी हम 19th सेंचुरी की 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास आ रही है, इमर्जिंग मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा डी, डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, फॉरेन एजुकेटेड अर्बनाइट। ये इसका पार्ट नहीं थे गाइज, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुली, नहीं थे। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, अपनी आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा तो आप आंसर भी दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The Lancashire cotton textiles were introduced in India in, अब डेट्स वाले क्वेश्चन, डेट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो आपको समझ में आ जाते हैं कि 17th सेंचुरी है, ये तो 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी। अगर आपको आंसर पता है कि सपोज करिए कोई क्वेश्चन है उसका आंसर 18th सेंचुरी में है,
तो ऑब्वियसली उसका 17th सेंचुरी वाला तो होगा नहीं या 19th सेंचुरी वाला तो होगा नहीं। टाइमलाइन पे भी डिपेंड करता है कितने सालों का डिफरेंस है। बट कभी कभी अभी जब हमने CUET दिया था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये लोग क्या करते हैं, जो डेट्स होती है वो बहुत क्लोज रख देते हैं, 4-5 साल का या 10 साल का डिफरेंस रख देते हैं। इसका मतलब आपको इस साल और भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको परफेक्ट डेट याद हो, परफेक्ट ईयर याद हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NTA वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए तो हमको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंकाशायर कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1786, दूसरा ऑप्शन है 1815, तीसरा ऑप्शन है 1831 और लास्ट ऑप्शन है 1852। तो कब हुआ था हमारा लैंकाशायर सूती वस्त्र पहली बार भारत में पेश किया गया था? कब, कौन सी ईयर में पेश किया गया था? A 1786 में। गाइस लिख लीजिए 1786 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेट्स आपको, ईयर्स आपको याद होने चाहिए। हिस्ट्री की जितनी भी टाइमलाइंस है याद होनी चाहिए, डेट्स और बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा मैं रिपीट करती रहती हूँ क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अभी हम। ओके, सेइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये किसने बोला था, वो किसने, कोटेशन में आ जाएगा, ये किसने बोला है, वो किसने बोला है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं कुछ लोगों की, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगी सारी बुक लिस्ट वगैरह। तो आपका क्वेश्चन है, हु सेड द ब्रिटिश रूल वॉज अ ब्लीडिंग ड्रेन फ्रॉम इंडिया? किसने कहा था ब्रिटिश शासन भारत से खून बहा रहा है? हमारे पास ऑप्शंस है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है MG रानाडे, तीसरा ऑप्शन है RC दत्त और लास्ट ऑप्शन है BC पाल। अब इसका आंसर जो है ए है दादा भाई नौरोजी। अब ना दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार। ठीक है, उस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को भी मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आगे MA करना है या फिर उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए या फिर ऑलरेडी आप बैचलर्स में पढ़ रहे हैं, अपना हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी हमें। ड्रेन ऑफ वेल्थ में हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा बस जो वेल्थ है उसको ले जा करके अपने देश लेके जा रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाउ इकोनॉमिकली दे आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। ठीक है, दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियंस एंड हमारे दादा भाई नौरोजी ने ये हमें थ्योरी दी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, अनदर, फिर से एक छोटा सा नोट आपको यहाँ पे दे दूँ, छोटे छोटे नोट्स आपको मिलते रहने चाहिए। और एक और एडवाइस, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए हैं उनमें से बहुत सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगी सारे सेशंस आपको याद होने चाहिए। कब हुए थे, कहाँ हुए थे, कौन से ईयर में हुए हैं, कौन उसका चेयरपर्सन था उस समय, चेयरमैन कौन था उस INC का उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक है, तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted a resolution criticizing the drain of wealth from India at its annual session held in, पहला ऑप्शन है आपके पास कैलकाटा 1896, वाराणसी 1905, सूरत 1907, लखनऊ 1916। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्र में भारत से धन की निकासी की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। कौन से सेशन में अपनाया? कलकत्ता में 1896, वाराणसी में 1905 में,
सूरत में 1907 में या लखनऊ 1916 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? एक बार इंग्लिश में चल लेते हैं हम, ठीक है। सो आपका ऑप्शन ए कलकत्ता में 1896 आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका। 1896 में आईएनसी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की आलोचना करते हुए रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Sultan of Delhi got the Qutub Minar repaired, cleaned the derelict horse khas and erected on its bank a madrasa? ठीक है, अब जो दिल्ली वाले होंगे हौस खास जाते होंगे, कुतुब मीनार जाते होंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पता होना चाहिए आपको ठीक है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, हौस खास की सफाई करवाई और इसके किनारे पर एक मदरसा स्थापित किया? पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिर से खली वली, और तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, और लास्ट ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के फिरोज तुगलक हमारे आ गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये सारे काम करे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया मेडिवल हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब पढ़ते हैं, हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, बहुत कॉमन होते हैं। सीयूटी का जिसने भी पहला क्वेश्चन पेपर देखा होगा, पीवाईक्यूज देखे होंगे तो देखा होगा ये असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा, ये थोड़े आपके लॉजिक से और आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अकबर इवॉल्व्ड अ सेट ऑफ म्यूचुअली कंसिस्टेंट रिलीजियस आइडियाज फ्रॉम अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ सुलह कुल एंड तौहीद इलाही, ठीक है। ठीक, अकबर ने बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज जो है अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करे और उससे क्या बनाया? सुलह कुल और तौहीद इलाही बनाया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका मान सिंह वन ऑफ द 9 जूल्स ड्यूरिंग अकबर्स कोर्ट वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ तौहीद इलाही। तो हमारे क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स तो दे दिया, अब क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। और थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है कि अकबर ने बहुत सारे रिलीजियस सोर्सेस को इकट्ठा करा, कंसिस्टेंट रिलीजियस सोर्सेस को इकट्ठा करा, उनकी नॉलेज उसने गेन करी, फिर उसने क्या करा? उससे एक तौहीद इलाही और दीन इलाही सुलह कुल तौहीद इलाही फॉर्म कर दिया, ठीक है, बना दिया। और दीन इलाही उनका नया रिलीजन था वैसे, ठीक है। तो बट जो मान सिंह थे हमारे, वो तौहीद इलाही के आर्डेंट फॉलोअर नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड होगा, सॉरी ऑप्शन सेकंड थर्ड है जो आपका है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। तो सी आपका सही होगा। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित दो कथन हैं। कथन एक, अकबर ने सुलह कुल व तौहीद इलाही के रूप में सूत्रों की बहुलता से परस्पर सुगंधित धार्मिक विचारों का एक संगठन किया। कथन दो, मानसिंह जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, वह तौहीद इलाही का उत्कृष्ट अनुयायी था, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा कथन एक सही है परंतु कथन दो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया। ओके, पढ़ते हैं, समझते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक है। तो हमारा असर्शन दिया गया है हमें
द मॉडरेट्स अडॉप्टेड लिबरल मेथड्स सच एज पिटिशंस एंड प्रेयर। अब मॉडरेट्स और हमारे लिबरल्स आ जाएंगे तो ये कहाँ कौन से हिस्ट्री की बात हो रही है? मॉडर्न हिस्ट्री की, जहाँ पे हम आईएनसी की बात कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे मॉडरेट्स थे या फिर रेडिकल्स थे या कैसे थे, ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो असर्शन आपका स्टेटमेंट ये है, मॉडरेट्स अडॉप्टेड लिबरल मेथड्स सच एज पिटिशंस एंड प्रेयर सॉरी। और इसका रीजन क्या है? ये तो असर्शन है, इसका रीजन आ जाएगा द मॉडरेट्स हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। ये रीजन है इसका, ठीक है। तो इन क्वेश्चन आपका बैठता है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि बोथ ए और आर करेक्ट है, बट आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब अपने आप में इंडिविजुअली अगर हम देखें, ए भी सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, बट जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, पहला ऑप्शन बोलता है। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, बट आर इज नॉट ओके सॉरी। तो ए वाले ऑप्शन में था कि रीजन जो है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन में है आर जो है उसका सही रीजन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, आर जो है आर भी करेक्ट, आर करेक्ट नहीं है, ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट। डी हो जाएगा ए इज नॉट करेक्ट, ए सही नहीं, असर्शन गलत है, और आर जो है आर करेक्ट है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए आ जाएगा कि बोथ ए असर्शन और आर करेक्ट है, और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब मॉडरेट जो हैं, मॉडरेट लीडर्स जो थे आईएनसी के, वो पिटीशन और प्रेयर का मींस अपनाया, उन्होंने वो जरिया अपनाया क्योंकि उनको विश्वास था जो ब्रिटिश जस्टिस है वो उनको उस पर विश्वास था कि ब्रिटिश जस्टिस जो है वो फेयर है, वो सही है, इसीलिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सबको पता रहता है इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गवर्नर जनरल्स आपको पता होने चाहिए, कब कौन आया था, कितने साल रहा, कब तक रहा, ठीक है, तो सारी डेट्स और सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फिर आपका कॉर्नवालिस, फिर आपका थर्ड ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड लास्ट ऑप्शन है जॉन शोर, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, कॉर्नवालिस था, वॉरेन हेस्टिंग था, या जॉन शोर था? सबको पता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ट्रांसलेशन वाले के किसने क्या ट्रांसलेट करा, कब करा, कौन सी सोसाइटी कब बनी, किसने बनाई, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द गीता एंड हितोपदेश इन इंग्लिश? गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा? पहला ऑप्शन आपका चार्ल्स विल्किंस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स ने क्या करा था कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है हेलहेड ने, फिर लास्ट ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने गीता और हितोपदेश ट्रांसलेट करी इंग्लिश में। आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन भी आपके, इससे मुझे याद है बुक्स एंड ऑथर्स भी आपको याद होने चाहिए, कौन सी बुक किसने लिखी थी, कब लिखी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, सेशन वाले क्वेश्चन फिर से आ गए, ठीक है। आईएनसी के सेशन से मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर विच सेशन ऑफ द कांग्रेस passed a resolution on fundamental rights and economic policy? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल कर्तव्य व आर्थिक नीति का प्रस्ताव पास किया गया? कौन से सेशन में पास किया गया? लाहौर सेशन में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कराची सेशन में, तीसरा ऑप्शन आपका लखनऊ सेशन में, या फिर लास्ट ऑप्शन त्रिपुरी सेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, कराची सेशन में। आपके कराची सेशन में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करा फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, रेजोल्यूशन हमारा पास किया गया कराची सेशन में। ओके गाइस, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब आता है क्वेश्चन आपका, ये अब आपका देखिए कौन से टॉपिक से है। पहली बात तो मॉडर्न से है। टॉपिक कौन सा है इसमें? जो रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मर्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, दयानंद सरस्वती, ये जो हैं इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं, और रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया को लेके और CUT PG हिस्ट्री को लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में उजागर हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन EV रामास्वामी नेकर। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है केशव राव जेड़े, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, लास्ट ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आपको दिख रहा है यहाँ पे EV रामास्वामी नेकर, इसका करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए। फिर से अगेन एंड अगेन मैं आपको बीच में बता रही हूँ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहीं एक नोटबुक बना लीजिए, लिख लीजिए, और रोज कोई ना कोई एक फैक्चुअल पॉइंट जो है उसका लिख करके, डेट्स लिख के किसने क्या करा, रोज याद करिए। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, और आप अगर आप देखेंगे कि अब आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका PC जोशी, दूसरा आ गया हमारा शाहजानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, फिर लास्ट ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण जो हमारे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आपने पढ़ा होगा 12th क्लास की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टॉपिक था JP मूवमेंट। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है गाइज, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? शाहजानंद सरस्वती। तो ऑल इंडिया किसान सभा किसकी प्रेसिडेंटशिप में बना था? शाहजानंद सरस्वती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, आ गया एक और क्वेश्चन आपका एंशिएंट से। एक और क्वेश्चन देखिए अब, अंग महाजनपदा वॉज एनेक्स्ड टू मगधा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। अंग जो एक महाजनपदा था, अब महाजनपदा कितने हैं, कौन कौन से, उनकी राजधानी क्या है, उनकी कैपिटल्स क्या थी, या तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अंग जो है एक महाजनपदा था, उसको एनेक्स किया था, उसको कॉन्क्वेस्ट करा था उस पर मगध ने। तो मगध का उस समय कौन राजा था, कौन रूलर था? पहला ऑप्शन है आपका बिंबिसारा। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन अजातशत्रु। ठीक है, लास्ट ऑप्शन महापद्मनंदा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया गया था? पहला बिंबिसार, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अजातशत्रु, और लास्ट आपका महापद्मानंद। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बिंबिसार। अंग जो है महाजनपदा मगध में जब एनेक्स किया गया उस समय कौन रूलर था? बिंबिसार, नॉट बिंदुसार, बिंबिसार। रिमेंबर, ओके, नोट इट डाउन समवेयर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन गाइज। ठीक है, सो हमारा ये क्वेश्चन है द टर्म यवनिका। अब कहाँ से है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कैसे पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से है? जब आप इन डेप्थ नॉलेज उसके लेंगे, इन डेप्थ आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा, तब आपको सब पता होगा कि कहाँ से है, कैसे है। चाहे आपको रेफरेंस एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, बट अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके भी सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बोलूँगी। तो द टर्म यवनिका मेंट, यवनिका का मतलब क्या है? पहला फॉरेन गुड्स, दूसरा डांसर, तीसरा कर्टन पर्दा, और लास्ट ऑप्शन आपका थिएटर। ठीक है, यवनिका का मतलब होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? सी,
कर्टेन, यवनिका शब्द का अर्थ है। ठीक है, अब चलिए वी आर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन गाइज। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कंटक शोधनाज ऑफ द मौर्यन पीरियड वॉज। कंटक शोधन क्या होता था मौर्यंस के टाइम, मौर्यन पीरियड के टाइम, मौर्यन एम्पायर के टाइम क्या होता था? पहला ऑप्शन है तुम्हारा रॉयल ट्रेजरी, ए, बी सिविल कोर्ट्स, ठीक है, सी आपका क्रिमिनल कोर्ट्स, एंड लास्ट आपका पुलिस स्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, क्रिमिनल कोर्ट्स को हम कंटक शोधन बोलते थे मौर्यन पीरियड के टाइम। सो गाइज दिस इज इट, दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। आज हमने पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे एंशिएंट से, मिडिवल से, अर्ली मिडिवल से, मॉडर्न से कवर करे हैं। दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 75 हार्ड डे चैलेंज। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए। मैं प्रगति नेगी आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ एग्जाम वर्ड पर। कीप वॉचिंग, थैंक यू।